तो हेलो क्लास 12 के मेरे सीबीएसई स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एंट्रेंस वर्ड पे। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ आप सभी के सामने एक वीडियो लेके, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स की बुक 2 में जो भी चैप्टर्स हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक्स से आपको न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस स्टडी, ये सारा कंटेंट मिलने वाला है। इस चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो है इसमें आपको क्या मिलेगा, अश्योरेंस किस बात का, 70 आउट ऑफ 70 मिलने का। दो वीडियोस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहली वीडियो आपकी जो बुक 1 की सीरीज थी या उसका जो लेक्चर था उसको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया और आप सभी ने उस पर काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और उसकी जो कंटिन्यूएशन सीरीज थी ये आपके सामने अभी मैं लेके आया हूँ। इसी के साथ 2 वीडियो और आए हैं जिसमें मैंने और अभिषेक सर ने ये बात की है कि कैसे आपको लास्ट मिनट टिप्स या किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको अपने प्रिपरेशन के लिए, या कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है। तो इससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी गई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। बुक 2 चैप्टर 9 का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। देखिए, रे और वेव ऑप्टिक्स को मैं काफ़ी डिटेल में कवर कर चुका हूँ, तो इसको थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड में लेके चलेंगे ताकि आपका टाइम ही बचे। देखिए, टाइम बचना इस समय बहुत ज़रूरी है। तो रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो फार्मूलाज जो न्यूमेरिकल के बहुत ज़रूरी है, दैट इज मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ वापस एक बार। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसका मैग्निफिकेशन, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है माइनस का v/u। उसके बाद आपका फार्मूला आएगा लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला भी इसी से रिलेटेड 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और इसका मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है माइनस का नहीं प्लस का v/u। तो ये ध्यान रखना है कि मिरर के केस में आपका माइनस का v/u रहेगा और फॉर द केस ऑफ लेंस इसमें प्लस का v/u। और क्या फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, लेंस में का क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा सी इक्वल्स टू एन के इक्वल होता है, या थीटा सी को आप क्रिटिकल एंगल को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एन। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना। तो एक फॉर्मूले की बात हुई, दूसरे फॉर्मूले की बात हुई, दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। देन हम लोग बात करेंगे प्रिज्म इक्वेशन की। प्रिज्म इक्वेशन में क्या बात होती है कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस का ए। इस फॉर्मूले से भी आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। देखिए, इन चीज़ों को मैं क्यों इस तरीके से करा रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में जो हमारी रे ऑप्टिक्स को मैंने 2 वीडियोस में कवर किया और डिटेल में डिस्कस किया उसके बारे में। तो जो डिस्कशन जिन्होंने नहीं देखा तो वो रे ऑप्टिक्स की, वेव ऑप्टिक्स की, डुअल नेचर की, एटम की वीडियो आप तक पहुंचाई जा चुकी है, पहले 2 चैप्टर्स की वीडियो आप तक पहुंचाई जा चुकी है। तो आप कम से कम उन वीडियोस को देखकर जरूर जाएं और श्योरली बेनिफिट मिलेगा आपको। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी मैं लेता हूं कि आपको उन टॉपिक से या उन चैप्टर से क्वेश्चंस जो 2026 का एग्जाम होगा उसमें देखने को जरूर मिलेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की अगर हम बात करें या पावर की बात करें, पावर ऑफ लेंस P इक्वल्स टू होता है 1/f। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में मैंने कहा था कि इसमें दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसमें आपको दोनों फार्मूले याद रखना है। एक तो फार्मूला ये रहेगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर 2 लेंस हमारे जिनकी फोकल लेंथ f1 और f2 हैं, दोनों कांटेक्ट में रखे हुए, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, और ये दोनों कैसे हैं, कांटेक्ट में रखे हुए, तब तो ये फार्मूला लगेगा। बट अगर इन दोनों के बीच सेपरेशन हो, कुछ मान लेते हैं d सेपरेशन पे है ये इस तरीके से, दिस इज f1, दिस इज f2, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला हो जाएगा ये a हुआ, तब इसका फार्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का df1/f2। एक होता है ना गट फीलिंग या सेंस की बात, तो मुझे ये लगता है कि इस बार पेपर में आपको इस फॉर्मूले से शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में एक न्यूमेरिकल देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा पिछले कुछ सालों में ये फार्मूला उनका फेवरेट रहा है। सीबीएसई का ये थोड़ा फार्मूला फेवरेट के तरीके से रहा है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात हो गई, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वहां से आपको मैग्निफिकेशन के फार्मूलाज का ध्यान रखना है। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट में डेरिवेशंस की अगर हम बात करें तो डेरिवेशन में सबसे पहला टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। फिर आएगा लेंस मेकर, ये भी पूरा का पूरा ड्राइव कराया। प्रिज्म और रिलेशन बिट्स, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये सारे के सारे डेरिवेशंस मैंने वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं। आप जाके उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए और वहां से जो भी आपको
अपने काम की चीज लिए उसको नोट डाउन करिए और उसको रिवाइज करिए। शॉर्ट में क्या पूछा जाता है, मिरर फार्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक आपके लिए क्या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसका एप्लीकेशन। उसके बाद पावर ऑफ लेंसेज पे शॉर्ट में न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसका डेरिवेशन भी आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और फिर वेरिएशन ऑफ एंगल यानी प्रिज्म वाला, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। तो रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कई सारे टॉपिक्स हैं और वो कई सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप मान के चलिए कि इन दोनों ही चैप्टर से आपको 15 से 17 मार्क्स, ये जो पेपर पे आपको दिख रहा है 15 से 17 मार्क्स का ये वेटेज रखते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों। तो रे ऑप्टिक्स की बात हो गई। वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल के लिए बहुत कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज आएंगे, एक तो आएगा इंटेंसिटी ऑफ कोहेरेंट सोर्स, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस पे कई बार न्यूमेरिकल पूछते हैं, और ये पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड फ्रिंज विड्थ, इस पे कई बार फॉर्मूला आता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखेंगे तो यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। मैं क्यों इनको स्पीड अप करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ आप उन वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब यहाँ इस वीडियो को लेंदी बनाना मतलब नहीं, मतलब ये है कि आपको काम की चीज़ें ज़्यादा आप तक पहुँच पाए। शॉर्ट में डेरिवेशंस की बात करें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसका सेटअप, हाइगन्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट और कंडीशन ऑफ सस्टेन इंटरफेरेंस, ये सारे के सारे टॉपिक से पिछले 5 से 10 साल में न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस और शॉर्ट के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो इनमें से कोई भी एक टॉपिक आपको स्किप करके नहीं जाना, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इन सब में से किसी न किसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आई होप रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के जो भी डाउट होंगे या जो भी फॉर्मूलाज होंगे ये आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, इसके वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते। आगे चलते हैं, हमारे जो चैप्टर 11 है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसकी भी वीडियो आप तक पहुँचाएगी, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स हैं वो रहेगा आपका वर्क फंक्शन। पहला तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, डुअल नेचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फाई नॉट इक्वल्स टू एच एफ नॉट, और एफ नॉट होता है अपना थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। दूसरा इसमें फॉर्मूला बनता है फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये होती है एच न्यू या एच एफ, आप फ्रीक्वेंसी को जैसे नोट करते हैं, एच एफ इक्वल्स टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर एक और फॉर्मूला बनता है एच लैम्डा के टर्म्स में एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। इसी को और एक तरीके से लिख सकते हैं एच न्यू या एच एफ इक्वल्स टू एच एफ नॉट प्लस ई वी एस। वी एस क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि जो भी पार्टिकल या जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट होता है, एमिशन के बाद जो इजेक्ट होता है, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ऑब्वियस बात है। ये हमारा इंसिडेंट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन हो गई, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। उसके बाद ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, उसके बाद जो भी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होगी उसके दो पार्ट में डिवीजन होगा। एक तो वर्क फंक्शन में कि जैसे मेटल सरफेस से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एनर्जी काम में आएगी, और उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इजेक्ट होगा, तो उसके बाद बची हुई एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करेगी कि ये वो इलेक्ट्रॉन कितना तेज मूव करेगा। तो उसी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रोकना है, रेस्ट में लाना है, तब जो हमें पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसके बाद जो हमारा डी ब्रॉगली वेव्स है, डी ब्रॉगली वेव्स, इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। इसमें एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी रहेगा इसका मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, इस पर एक दो बार क्वेश्चन आए। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है इसका वेरिएशन का कर्व। मैंने पिछले भी लेक्चर में इसको भी कवर किया हुआ है, लेकिन एक बार वापस से देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस से समझ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास वेरिएशन बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी के साथ बताना है, वो भी कब, एट कांस्टेंट
इंटेंसिटी को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और वेरिएशन देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एज आती है ये फोटो करंट की हो जाएगी, फोटो करंट। उसके बाद इधर आएगा कलेक्टर पोटेंशियल या कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और इधर आएगा अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए फ्रीक्वेंसी किस बात पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है आपका टर्म एनर्जी, और एनर्जी में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो एक पोर्शन तो वर्क फंक्शन वाला वो फिक्स है, उतनी एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी। बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी में। और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, देखिए इंटेंसिटी सेम है तो फोटो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब ये वेरिएशन किस में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की नीड भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ये Vs1। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो यहाँ बिहेवियर कैसा होगा? F1 सबसे कम, F1 कैसा रहेगा? सबसे कम, उसके बाद F2, फिर सबसे ज़्यादा F3, क्योंकि F3 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं Vs1 इज लेस देन Vs2 इज लेस देन Vs3। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 3 नंबर में आते हैं, दोनों वेरिएशन कितने मार्क्स में आएंगे? 3 नंबर में। अब जरा हम बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन विद इंटेंसिटी। यहाँ पर वापस से फोटो करंट, कलेक्टर प्लेट एंड देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल में आप इसमें वेरिएशन जो देखेंगे हम लोग वेरिएशन इज विद इंटेंसिटी। हम लोग आप इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, इंटेंसिटी, और वो भी कैसे? एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की। अब अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हुई, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फिक्स होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एक ही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? एक ही फिक्स रहेगी। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। बट उसमें क्या होगा? इंटेंसिटी चेंज होने से जो फोटो करंट की वैल्यूज हैं वो बदल जाएंगी। ऐसे फोटो करंट अलग अलग इंटेंसिटी पे आपको अलग अलग मिलेगी। ये इंटेंसिटी I1 मान लेते हैं, दिस इज इंटेंसिटी I2 एंड दिस इज इंटेंसिटी I3। तो यहाँ हम कह देंगे I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3, क्योंकि इसके लिए फोटो करंट की वैल्यूज अलग अलग है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती, और इंटेंसिटी चेंज करने पे उसकी फोटो करंट की वैल्यू चेंज होती। इनको आपको ध्यान रखना है, और इन दोनों ही कर्व्स को आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद बात करें अगर हम लोग चैप्टर 12 की, देन दैट इज योर एटम। इसको अभिषेक सर ने कवर किया हुआ। इसमें भी आपको फॉर्मूलाज जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है वो हो जाएंगे आपके। सबसे पहला तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, हो जाएगा R इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 mv स्क्वायर, या यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये होती क्या है? जैसे आपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है? गोल्ड के एक एटम पर AU, गोल्ड के एटम पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराएगी, तो पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से हुए, और ये यूं जाएगा। जितना पार्टिकल इसके पास आएगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। एक पार्टिकल क्या होगा? इससे बैक आएगा, ये डिफ्लेक्शन इधर, ये डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये जो पार्टिकल है, ये जो अल्फा पार्टिकल ये रहा होगा यहाँ पर, जो रिवर्ट बैक हुआ, तो ये मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक जाएगा? भाई एटम की तरफ जा रहा है और रिवर्ट होके वापस आ रहा है, तो मैक्सिमम, जैसे ये हमारा एटम हुआ, ये एटम हुआ, तो इससे मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पे ये जा सकता है, या कितना इसको क्लोजली अप्रोच कर सकता है? दिस इज योर क्लोजेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर। Z क्या बताएगा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जो कि किसी भी एटम, एल्यूमिनियम के गोल्ड के लिए बात होगी। Z क्या बताएगा? एटॉमिक नंबर की वैल्यू बताएगा, और ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये हो गया एक फार्मूला। इसके बाद क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद एक फार्मूला आएगा हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर का। उसी डायग्राम पे अगर हम वापस चलें, उसी डायग्राम पे वापस चले, तो ये एक्सिस, ये हो जाएगी एक्सिस हो जाएगी इसकी। तो एक्सिस से परपेंडिकुलर किसी भी अल्फा पार्टिकल का जो पाथ होगा, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, b से डिनोट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर।
क्या बोला जाएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर। और एक और टर्म आता है स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल किस बारे में बात करता है कि जितना आपका इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा, भाई स्कैटरिंग एंगल और इम्पैक्ट पैरामीटर एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आप इम्पैक्ट पैरामीटर को बढ़ाएंगे स्कैटरिंग एंगल उतना ही कम होगा, या जितना ज्यादा स्कैटरिंग एंगल होगा इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू उतनी कम। कहने की बात ये कि ये जो अल्फा पार्टिकल जितना इस एक्सिस के पास रहेगा उतना ही इंटरेक्ट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितना इंटरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसका डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा। देखिए ये लेंथ कम है तो इसके लिए डिफ्लेक्शन कितना ज्यादा हो, उससे ज्यादा ये लेंथ है तो इसका एंगल कम, और ये लेंथ बहुत ज्यादा तो इसका जो डिफ्लेक्शन एंगल है ये काफी कम है। तो आप जितनी इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बढ़ा के रखेंगे स्कैटरिंग एंगल उतना ही कम मिलेगा, और ये रिलेशन रहता है दोनों में, दैट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब अगर हम आगे बात करें तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे। रदरफोर्ड मॉडल में ये बताया गया था कि जो एटम है हमारा वो स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया है, क्योंकि एटम के मान लेते हैं न्यूक्लियस हुआ तो इसके चारों ओर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करें, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो इस तरीके से रिवॉल्व करेगा तो एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी और धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास में आता जाएगा। भाई एनर्जी का रेडिएशन होगा तो ये इंटरेक्शन कम होता जाएगा, और जितनी एनर्जी उसकी कम होती जाएगी उतना ही वो न्यूक्लियस के पास आएगा और कोलाइड करने के चांस ज्यादा थे। इसका मतलब था जो मेन ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का, रदरफोर्ड मॉडल्स ड्रॉबैक, देखिए सिर्फ ऐसे ओवरव्यू देने से काम नहीं है, इसमें यह है कि जो टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं वो तो यहाँ पे डिस्कस हो ही जाए। तो ये था कि पहली बात तो इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं किया। दूसरा है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा को भी डिफाइन नहीं करता था, डजंट डिफाइन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। ये दो ड्रॉबैक्स मेन थे जिनको दूर किया बोर ने। बोर ने क्या किया, अपना एक नया मॉडल दिया, बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। और उसमें बोर ने पहला पॉइंट कहा कि हाँ सारी बातें ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, बट उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम L है, L मतलब mv/r, उसकी वैल्यू क्या होगी, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो, और यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के लिए सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, nh/2 यानी h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। और इन सभी ऑर्बिट्स को नाम दिया गया था स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या बोला गया था, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो यहाँ स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए कंडीशन देखिए लिखी हुई है, फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट mv/r = nh/2। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद छोटे छोटे फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है r आपको फॉर्मूले से ज्यादा इसका रिलेशन याद रखना है या बिहेवियर कैसा होता है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। ऐसे ही वेलोसिटी का रिलेशन होता है, v इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। एंड अपना जो एनर्जी का फॉर्मूला जो रिलेशन होता है वो En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। En इक्वल्स टू माइनस का 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको ध्यान रखना। तो ये तीन फार्मूलाज पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन तीन फार्मूलाज पे बिहेवियर पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो इन तीनों फार्मूलाज को आपको ध्यान रखना, जिसमें भी ये वाला फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बोहर ने एक बात और कही थी, बोहर पॉस्टुलेट का सेकंड पॉइंट था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर ऑर्बिट पे है और उसको बाहर से एनर्जी मिले तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा और वहां से वापस वो अपनी एनर्जी खोते हुए लोअर ऑर्बिट में आएगा। यहाँ हम सिंपल से इसको ऐसे समझें, हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, ये दिस इज n1 एंड दिस इज n2। तो n2 क्या है, हायर ऑर्बिट हो गई, हायर एनर्जी लेवल, और n1 क्या हुआ, लोअर एनर्जी लेवल हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी का रेडिएशन करेगा, और इस एनर्जी के लिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा वो होगा 1/λ इक्वल्स टू RC अपॉन
और इस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा 13.6 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 अपॉन HC 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, जिसमें N1 और N2 क्या है, ऑर्बिट्स हैं जिनके बीच वो ट्रांजिशन हो रहा हो। तो ये फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। एटम्स में अगर आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए एक साथ टॉपिक्स बोलने का बोला जाए तो सबसे पहला तो रदरफोर्ड मॉडल ध्यान रखना है, मॉडल का जो थ्योरी है और उसके ड्रॉबैक्स कई बार पूछे जाते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है गाइगर मुलर का जो सेटअप था, GM सेटअप या गाइगर मुलर सेटअप, गाइगर मुलर बोलते हैं, गाइगर मार्सडन बोलते हैं, मार्सडन गाइगर मार्सडन सेटअप, इसका सिर्फ सेटअप आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हो गया और पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, जिसमें हम लोग लाइमैन सीरीज, बार्बर सीरीज, पास्टन, ब्रैकेट फोल्ड, इन सीरीज सभी सीरीज की बात करते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रा का ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई हमारे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की और एटम की। अब हम लोग चलते हैं अपने नए चैप्टर्स की 13 विच इज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई को तैयार करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए न्यूक्लियाई के पूरे चैप्टर में दो फार्मूले, एक फार्मूला हुआ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई which is R is equals to R naught a to the power 1/3 और R naught की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी या फिर 1.2 इंटू 10 to the power -15 मीटर। एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है और इसमें ए क्या है, एटॉमिक मास। दूसरा फार्मूला आपको ध्यान रखना है बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और यहाँ डेल्टा एम को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। डेल्टा एम इक्वल्स टू, डेल्टा एम क्या बताते, देखिए ऐसा है कि किसी भी न्यूक्लियस में आप जानते हैं न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अब मास डिफेक्ट का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन्स का अपना इंडिविजुअल मास प्लस प्रोटॉन्स का अपना इंडिविजुअल मास का सम न्यूक्लियस के इंडिविजुअल मास से ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक न्यूट्रॉन के मास में अगर हम एक प्रोटॉन का मास ऐड कर दें तो इक्वल टू होगा न्यूक्लियाई के, ऐसा नहीं होगा। न्यूक्लियाई का मास थोड़ा कम होता है, तो इंडिविजुअल मास के सम से जो हमारे न्यूक्लियाई के मास में डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एम इक्वल्स टू जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स निकालने का वैल्यू क्या होगा, इस पूरे को ए बोलेंगे और प्रोटॉन्स को जेड बोलेंगे, तो एन की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस जेड। तो हो जाएगा ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसमें जो हमारा न्यूक्लियाई का पूरा मास है उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमें जो डिफरेंस हो रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। आपको ये दो फार्मूला याद रखने। इसके बाद दो चीज़ें ध्यान रखनी, इसमें दो कर्व हैं। पहला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी, अभी जिसकी बात की हम लोगों ने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और एटॉमिक मास, इनके बीच कर्व है। ये कर्व कुछ इस तरीके का है जी। इसमें क्या बात करेंगे, ये हो गए ए की वैल्यू 30, 190, 0। तो इसमें आपको देखने में, देखिए इसमें तीन कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि फॉर वैल्यू ऑफ ए लेस देन 30 एंड ग्रेटर देन 190, फॉर, पहला पॉइंट क्या आएगा, फॉर वैल्यूज ऑफ ए लेस देन 30 एंड ग्रेटर देन 190। इसके लिए एनर्जी की वैल्यू देखिए क्या है, कम, एनर्जी इज वेरी लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज वेरी लो। ए की जो वैल्यू है 30 से 190 के बीच में, इसके लिए जो ए की वैल्यू है वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स की जो वैल्यू है बीई पर न्यूक्लियॉन इज यूनिफॉर्म। तो दो बातें होंगी, यूनिफॉर्म का मतलब ये जो हमारा कर्व बन रहा है ये देखिए लगभग सेम जैसा, मतलब सिमिलर लग रहा है, एक ही जैसा ग्राफ आपका है, तो ये कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। और तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि जो हमारे डिफ्यूज्ड न्यूक्लियाई होते हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो डिफ्यूज्ड न्यूक्लियाइज के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होती इज ग्रेटर। डिफ्यूजन की हेल्प से जो हमारा
भाई दो न्यूक्लियस को आपस में डिफ्यूज करके अगर हम कोई न्यूक्लियर बना रहे हैं तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ग्राफ पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन आपके उसमें आ सकते हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। दूसरा कर्व होगा इसमें न्यूक्लियर फोर्स का। न्यूक्लियर फोर्स क्या हुआ, जो न्यूक्लियाई है हमारी, न्यूक्लियर फोर्स क्या हुआ, ये हम मान लेते हैं हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें कई सारे न्यूट्रॉन्स हैं, कई सारे प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या करेंगे, आपस में फोर्स लगाते हैं। भाई न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे फोर्स लगाया, आप कहेंगे न्यूट्रॉन है कैसा, बट नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगाएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन। तो तीन तरीके के फोर्सेस हो सकते हैं, या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच एक फोर्स होगा, या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच एक फोर्स होगा, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच। इन तीनों ही फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आसान, सबसे पहला कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज्ड, न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज्ड। शॉर्ट रेंज क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर ही लग रहे हैं, तो 10 to the power -15 की रेंज में। भाई न्यूक्लियस की रेंज कितनी हो सकती है, 10 की पावर -13 से 15, तो उसी रेंज में काम करते हैं, इसका मतलब 10 to the power -15 की रेंज में काम करते हैं। दूसरा क्या होते हैं, रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, बट अगर ये डिस्टेंस जो न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम होने का मतलब R0 की वैल्यू से भी लेस हो जाए, लेस देन R0, ऐसे हो, R0 से भी कम हो जाए, तो उसमें क्या होगा, तब ये रिपल्सिव ना होके कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा। तो ऐसे नॉर्मल रेंज में, नॉर्मल रेंज का मतलब अगर R0 से ज़्यादा की वैल्यू यानी 1.2 फर्मी मीटर से ज़्यादा की रेंज में है आपके दो न्यूक्लियस, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव रहेगा। बट अगर ये डिस्टेंस बहुत क्लोज हो जाए तो उनके फिर जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का या अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि अगर चार्ज है नहीं है तब फोर्स लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं। न्यूट्रॉन आप जानते हैं कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, बट उनके बीच भी ये फोर्स काम करता है, तो इट इज़ वेरी मच चार्ज इंडिपेंडेंट। जो फोर्स न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आपका प्रोटॉन के बीच लगेगा। और इसी का एक ग्राफ बनता है, जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो, उसके लिए ग्राफ बनेगा, मान लेते हैं ये ऐसा, कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जब तक R0, ये डिस्टेंस के साथ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू U को डिफाइन करें तो R0 के लिए वैल्यू नेगेटिव रहती है, और R0 से अगर आप ग्रेटर दे करेंगे यानी डिस्टेंस को R0 से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। R0 के केस में ये वैल्यू कैसे रहती है, नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो ये आपको ग्राफ ये भी ध्यान रखना है। तो दो फार्मूलाज हो गए, दो अपने क्या हो गए, ग्राफ हो गए, और दो डेफिनेशन आपको याद रखनी, किसकी किसकी, न्यूक्लियर फिजन की और न्यूक्लियर फ्यूजन की, और इसकी इक्वेशंस कहें या रिएक्शंस कह लें, रिएक्शंस ध्यान रखनी। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने दोनों फार्मूलाज को कवर कर लिया, हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी रिलेशन को बात की, कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूक्लियर फोर्स का ग्राफ, और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या है कि हमारे पास अगर कोई हैवी न्यूक्लियर, ऐसे बहुत हैवी न्यूक्लियर है, इसको अगर हम ब्रेक करके दो लाइटर न्यूक्लियस बनाएं तो इसको बोलते हैं हम लोग फिजन। एक बड़ी न्यूक्लियाई का ब्रेक होके दो लाइटर न्यूक्लियस में बदल जाना, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। इसी का रिवर्स कि अगर हम दो लाइटर न्यूक्लियस को ऐड करके आपस में एक हैवियर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इन दोनों को ही आपको ध्यान से पढ़ लेना है, और इनके एक एक रिएक्शन जरूर याद करके जाइएगा कि रिएक्शन पूछता है कि न्यूक्लियर फिजन के लिए एक रिएक्शन नोट करिए और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए एक रिएक्शन नोट करिए। तो न्यूक्लियर से इससे ज़्यादा आपका कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट चैप्टर 14 की सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे एनर्जी बैंड गैप हुआ, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हुए, बाइसिंग हुई, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन हुआ, एंड हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें ये टॉपिक्स तो छोटे छोटे हुए, इनमें शॉर्ट के क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन या आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वो सारी डिवाइसेस होती हैं जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच लाई करती है। भाई जो ना तो प्योरली मेटल्स है ना ही प्योरली
इंसुलेटर्स आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। एनर्जी बैंड गैप आप जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन भी आप पढ़ चुके हैं। पीएन जंक्शन में हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ये दोनों ही कैसे सेमीकंडक्टर है? दीज बोथ आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को कैसे बनाया जाता है? विद डोपिंग इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो हमारी इंट्रिंसिक डोपिंग इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें हम लोग डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब हुआ बाहर से हम दूसरे मटेरियल्स को ऐड करते हैं, जैसे हमारा गैलियम हुआ, बाहर से दूसरे मटेरियल्स को ऐड करते हैं। उससे होता क्या है, इनकी कंडक्टिविटी बूस्ट अप हो जाती है। बूस्ट अप होने के बाद जो हमारा जो सेटअप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को, पी टाइप को हम एक एन टाइप के साथ जब कंबाइन करेंगे तो इससे क्या मिलेगा आपको? एक पीएन जंक्शन का स्ट्रक्चर मिलेगा। पीएन जंक्शन में जो पी टाइप होते हैं उनके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है होल्स, जो कि बाय नेचर पॉजिटिव होते हैं। और एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो बाय नेचर नेगेटिव होते हैं। अब होगा क्या, इधर बहुत सारे होल्स होंगे, इधर क्या होंगे? बहुत सारे होल्स, और इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा नहीं कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या एन टाइप में होल्स नहीं होंगे। बट मेजॉरिटी जिसकी रहेगी हम उसको चार्ज कैरियर बोलते हैं कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, पी टाइप में होल्स ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें पीएन जंक्शन की वर्किंग की या आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में हमारा पीएन जंक्शन कैसे बिहेव करता है इस बारे में बात करते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग की अगर हम बात करें, ये देखिए इस तरीके से, ये हमने एक पीएन जंक्शन इमेजिन किया। फॉरवर्ड का मतलब हुआ कि हमारा जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसको हम लोग हायर टर्मिनल से या हायर पोटेंशियल से ऐड करेंगे और एन टाइप को लोअर से। पॉजिटिव नेगेटिव ना बोल के हायर और लोअर पोटेंशियल आपको बोलना पड़ेगा। ऐसे ही पी टाइप में क्या है, देखिए बहुत सारे होल्स हैं, इस तरीके से होल्स हैं। एन टाइप में भी कुछ होल्स होंगे, और एन टाइप में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो होगा क्या, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ये बगल वाले होल्स में, ऐसे यहाँ पर होल्स रहेंगे उनकी जगह ले लेते हैं ऐसे, और ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ पर होल्स जनरेट कर देंगे, होल्स जनरेट करेंगे। भाई एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रहे होंगे वो जंप करके इधर आए होंगे और यहाँ पर होल्स रहे होंगे, उनकी पोजीशन पे आके बैठ गए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी वैकेंसी, अपनी लोकेशन को छोड़ता है तो वहाँ पर एक वैकेंसी हो जाती है और उसी को होल बोलते हैं। होल एक्चुअल में कुछ नहीं, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल डजंट एग्जिस्ट। तो होगा क्या, अब इससे देखिए एक बैरियर सा दिख रहा है आपको ऐसा। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन की जो लेयर है, ये जो आपके सामने दिख रही है, ये क्या करेगी, जो बाद के इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आने चाहेंगे उसको रिपेल करेगी, और ये वाले होल्स इधर वाले इलेक्ट्रॉन को इस साइड आने के लिए रिपेल करेंगे। तो ये एक बैरियर का काम करेगा, बैरियर का काम करेगा, और इसी बैरियर को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। और ये डिप्लीशन लेयर का बिहेवियर डिपेंड करता है कि हमारी बायसिंग कैसी। अब बायसिंग फॉरवर्ड हो गई, फॉर फॉरवर्ड बायस, पहला केस लिख लेते हैं, फॉर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग में देखिए क्या होता है, इधर से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जैसे इस तरीके से, तो यहाँ से पॉजिटिव प्लेट से होल्स जा रहे हैं, इधर से होल्स पहुंच रहे हैं, यहाँ पे होल्स फिल हो रहे हैं, और इधर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। तो होगा क्या, ये जो होल्स हैं इस साइड पुश करेंगे और इलेक्ट्रॉन इस साइड पुश करेंगे, और इस पुश करने की वजह से जो डिप्लीशन लेयर होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होती, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल।
थोड़ा थोड़ा जब तक ये पोटेंशियल बैरियर इतना सशक्त, इतना मजबूत रहा होगा कि कोई भी कंडक्शन ना हो, तब तक ये रोकेगा। बट अगर पोटेंशियल को आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स और ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव होना शुरू हो जाएंगे, और ये धीरे धीरे क्या होगा कि इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर होल से, इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर होल से कंबाइन होने लगेंगे और करंट का कंडक्शन शुरू हो जाएगा। तो जिस पोटेंशियल पे आपका ये करंट का कंडक्शन शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं नी पोटेंशियल या नी वोल्टेज। जिस पोटेंशियल पे आपका करंट का कंडक्शन शुरू हो जाए दैट इज नोन एज नी वोल्टेज। और इस चीज़ के बिहेवियर को अगर हम ग्राफ की हेल्प से शो करें तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। देखिए क्या हुआ, ऐसा ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल, ये हो जाएगी करंट। इसी को हम लोग बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक। तो शुरुआत के पोटेंशियल के लिए हमारे पास कोई करंट नहीं थी, तो शुरुआत के पोटेंशियल के लिए हमारा कोई भी करंट का भाई चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा रहा। बट क्या होगा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा हमें थोड़ी सी करंट मिलेगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। जिस पोटेंशियल से या जिस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल से आपका करंट का कंडक्शन शुरू हो जाए नोन एज नी वोल्टेज, और उसके बाद ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। जितना पोटेंशियल आप बढ़ाएंगे उस हिसाब से करंट की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब अब ये जो सेमीकंडक्टर है विल बिहेव एज मेटल। भाई हायर पोटेंशियल्स पे आप जानते हैं सेमीकंडक्टर्स के जो बिहेवियर हो जाता है वह एज मेटल हो जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारा फॉरवर्ड बायस। अब अगर हम इसी में रिवर्स बायस को समझें, इसी में हम लोग रिवर्स बायसिंग को समझ लें। यहाँ पे इसको हम रिवर्स बायस कर देते हैं। रिवर्स बायस का मतलब हुआ हमें इसके फेज को जस्ट चेंज करना पड़ेगा। फेज को चेंज करने का मतलब है अब इधर हम लोअर पोटेंशियल देंगे और दूसरे साइड हायर पोटेंशियल। तो इससे क्या होगा, अब लोअर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और हायर पोटेंशियल से यहाँ होल्स फिल हो रहे होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज पार्टिकल्स को चाहिए क्या, चार्ज पार्टिकल्स को चाहिए कि वो एक दूसरे में रिकम्बाइन हो जाए। अब एक रास्ता इनके पास ये है कि वो पूरा का पूरा पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करके जाए, बट उसकी जगह पे एक बाईपास बन गया, इसको उल्टा रास्ता मिल गया। इधर से इलेक्ट्रॉन्स को होल्स कंबाइन होकर दे रहे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस वाले होल से रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो एक लोअर रिएक्टेंस या लोअर रेजिस्टेंस का पाथ इनको मिल गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पोटेंशियल बैरियर से ना जाके बैकडोर, हम बैकडोर एंट्री बोल सकते हैं। और इससे होगा क्या, ये जो डिप्लीशन लेयर होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा इसमें, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग के केस में for reverse biasing depletion layer increases with increase in पोटेंशियल। जितना आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतनी ही डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी, और एक लिमिट तक ही भाई डिप्लीशन लेयर पूरी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इससे अनकंट्रोल्ड करंट फ्लो होगी। उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन कंडीशन। ब्रेक डाउन कंडीशन। तो ब्रेक डाउन या रिवर्स बायस के केस में क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर हम इसी में अगर हम रिवर्स बायस के केस को दिखाना चाहें तो ये पोटेंशियल की लाइन और ये लाइन। अब रिवर्स बायस के केस में हमारा जो पोटेंशियल होगा, शुरुआत में तो एक छोटी सी करंट मिल रही होगी, बट वो पोटेंशियल के बाद, एक पोटेंशियल के बाद वो क्या होगा, वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और हमारे पोटेंशियल के जो कंट्रोल से बाहर होगी या उसको फॉलो नहीं करेगी। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। तो अब हम लोग बात करेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, उसके बारे में। रेक्टिफायर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच रिमूव्स रिपेल्स फ्रॉम द मिक्स्ड करंट। हमारे पास अगर एक ऐसी करंट है जिसमें डीसी और एसी दोनों कंपोनेंट है और उसमें से हमें प्योर डीसी करंट निकालनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, रेक्टिफायर का। रिपेल या जो हमारा पीरियोडिसिटी होती है वो एसी करंट की वजह से आती है, और उनको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रेक्टिफायर्स का। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, पहली बात तो एग्जाम में आता है इनका सर्किट डायग्राम। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात कर लें, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक तो एसी अपना सप्लाई हुई, इसमें हम लोग ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसको कनेक्ट करते हैं, एक यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। दिस इज योर इनपुट। तो इनपुट कुछ ऐसा साइन वेव रहा होगा, साइन वेव। और आउटपुट देखिए कैसा मिलता है,
देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है, जो करंट की इस इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उसके लिए ये जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। सो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। और फॉरवर्ड बायसिंग के लिए जो हमारा सर्किट है वो करंट को अलाउ करता है, करंट को पास करता है, तो हमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरी की पूरी यहाँ मिलेगी। बट अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो पोलैरिटी है, ये जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस में, मतलब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब हमारा पीएन जंक्शन कैसा हो गया, दिस इज रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस के केस में हमारी करंट की कंडक्शन जो मेजॉरिटी करंट होती है वो फ्लो नहीं होती, इसका मतलब हमें यहाँ पर नो करंट मिलेगी। वापस से अगर हम इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल लें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल एज इट इज मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें वापस से कोई करंट नहीं मिलेगी। तो आप देखिए ध्यान से, इनपुट का पहली बात तो इनपुट में जो एसी करंट थी इधर आके डीसी में कन्वर्ट हो गई और इसकी आधी वेव यहाँ पे कन्वर्ट हुई, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। की ये आधी वेव को कैसा कन्वर्ट करता है, जो हमारे उसमें से रिपल्स हैं उनको रिमूव करता है। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं हुआ, इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी कोई भी चेंज नहीं होगा हमारा फ्रीक्वेंसी में फॉर हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर। अब अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर, तो आप समझ ही गए होंगे, अगर हाफ वेव आधी करंट को कन्वर्ट कर रहा है तो फुल वेव पूरी करंट को कन्वर्ट करेगा। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है, ये हमारा एसी सोर्स हो गया। अब इसमें एक डायोड की जगह हम लोग क्या करेंगे, दो डायोड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर सेंटर टैपिंग एक तरीके की जो कॉम्बिनेशन हुआ या सर्किट का कनेक्शन हुआ उसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेंटर टैपिंग, सेंटर टैपिंग। और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा, दिस इज योर इनपुट। अब इसमें देखिए ध्यान से क्या हो रहा होगा, इसमें हो ये रहा होगा, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, हाँ दिस इज योर इनपुट। इसमें भी इनपुट आपकी करंट अभी भी ऐसी ही होगी, ये एसी सर्किट। आउटपुट यहाँ पर जो मिलेगा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए जो हमारी करंट है ये इस पोर्शन के लिए यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। पॉजिटिव में कनेक्ट है हमारा पी टाइप यानी डायोड D1 का, ये D2 का पी टाइप कनेक्ट है, इसका मतलब D1 कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। और D2 में देखिए पी टाइप किस में कनेक्टेड है, नेगेटिव में, यानी D2 कैसा हो जाएगा, रिवर्स में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये D1 हुआ फॉरवर्ड बायस में और D2 हुआ रिवर्स बायस में। तो हमारी जो करंट है, इनपुट करंट है, वो D1 से पास होते हुए ऐसे आउटपुट में आएगी, तो हमें यहाँ एक करंट दिखेगी। अब अगर हम इसकी पोलैरिटी को चेंज करें, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव किसमें, नेगेटिव में चेंज होगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव में। अब D1 हमारा रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा, इसके लिए D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड, और D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड। तो अब करंट D1 से ना जाके कहाँ, D2 से होकर आउटपुट में मिलेगी और हमें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी एक करंट मिलेगी। ऐसे ही फिर से पॉजिटिव के लिए करंट और नेगेटिव के लिए करंट। तो पूरी की पूरी करंट यहाँ पर आपकी कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, डीसी में। इसमें क्या चेंज होता है, इसमें जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है उसका 2 टाइम्स हो जाता है, आउटपुट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल हो जाती है भाई, डबल फैक्टर्स आ रहे तो डबल हो जाएगी, मतलब और इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी हाफ। भाई फ्रीक्वेंसी अगर आपकी डबल हो रही तो वेवलेंथ इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बात हो गई हमारी रेक्टिफायर की, जिसमें इनके सर्किट डायग्राम्स कई बार पूछे गए और इस पे क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट की कैसी है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इनपुट में जो हमारा हाफ वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, बट फुल वेव में फ्रीक्वेंसी डबल होती है और वेवलेंथ आधी हो जाती है। तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। हमारा जो बुक 2 है, बुक 2 में जो पार्ट 2 में हमने पूरी बुक 2 को कवर किया, इसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को देखा, कई सारे डेरिवेशंस को देखा। बुक 2 में जो टॉपिक्स हैं जैसे रे ऑप्टिक्स हुआ, वेव ऑप्टिक्स हुआ, उसको काफ़ी डिटेल में एनालाइज करके आपको पढ़ाया गया है वन शॉट में, विद न्यूमेरिकल्स, विद डेरिवेशन, कॉन्सेप्चुअलिटी। और जो बचे हुए चैप्टर्स थे जैसे न्यूक्लियर हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, तो उसमें भी मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो पीक टाइम था, देखिए डेरिवेशंस बहुत सारे पढ़े हैं। सेमीकंडक्टर मैंने कई बार पढ़ाया है, आप जाएंगे पुराने लेक्चर्स में देखेंगे तो सेमीकंडक्टर के लिए अलग वीडियो हुई है, तो आप चाहें तो वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट मैं ये मानता हूँ कि आप सभी उन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ रिविजन है। वेव रेक्टिफायर आप छोड़ के नहीं जाएंगे, पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक आप नहीं छोड़ के जाएंगे। न्यूक्लियस में जो दोनों फार्मूलाज हैं, बाइंडिंग एनर्जी का और न्यूक्लियर रेडियस का, उसको नहीं छोड़ेंगे, दोनों ग्राफ आपको पढ़ के जाने। डुअल नेचर में जो इक्वेशन है, आइंस्टीन की इक्वेशन है, उसको नहीं छोड़ के जाना है। न्यूमेरिकल श्योरली उससे आने को
आने के चांसेस है। तो इसके साथ हम लोगों ने 2 वीडियोस में पूरी की पूरी फिजिक्स को कि कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर किया है। और ये जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड करके आराम से इसको एनालाइज कर सके कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और आप सभी को आने वाले 20 फेब के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप अपने आप पर भरोसा रखिए, आप हम पे भरोसा रखिए। श्योरली उस एग्जाम पेपर को ख़त्म होने के बाद आप ये कहेंगे कि सर आपने जो लास्ट के दिनों में मेहनत की है हमारे साथ मिलके वो आज रंग लाई है और हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से कहूँगा गुड लक। अब हम लोग मिलेंगे सीधे एग्जाम के नेक्स्ट डे और आपसे रिव्यू लेंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, कितना आपका क्वेश्चन इससे मिला हुआ है। थैंक यू।